नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मोनिका सिंह आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ जीआईसी प्रवक्ता वाले जो हमारी बैच होती है उसमें। साथियों, यहाँ पर मैंने आज टीम से बात करी। कई स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज थे कि भाई हमारा जीआईसी में हमें जीएस नहीं मिलेगा क्या। ठीक है, तो जीएस आपको मिलेगा। जीएस की क्लास मैंने अपलोड भी कराई है, सुबह एक बार देख के मुझे बताना जरूर कि भाई जीएस की जनरल स्टडीज़ के जो सभी विषय हैं, क्योंकि आपका वो भी इंक्लूड आई थिंक है ना। तो जैसे यहाँ इकोनॉमिक्स है आपका, वहाँ पर आपके जितने भी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी रहेंगे वो भी आपके इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में तो आपका दोनों आएगा ना, जीएस प्लस इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, तो ये बात है। प्लस कुछ क्वेश्चंस में लाई हूँ उपभोग और निवेश फलन से, वो क्वेश्चन देख लेना थोड़े से। क्वेश्चन है आपके ये रहे, उपभोग फलन की प्रवृत्ति से आप क्या समझते हो। ठीक है, उपभोग फलन की व्याख्या रेखा चित्र की सहायता से करो। ये क्वेश्चंस हैं कुछ। आय उपभोग के संबंध में कीन्स के विचारों का वर्णन करो। ठीक है, क्वेश्चंस देख लो। उपभोग फलन की प्रवृत्ति माने इससे आप क्या समझते हो। दूसरा है उपभोग फलन की व्याख्या करनी है आपको रेखा चित्र के माध्यम से। आय उपभोग के संबंध में कीन्स के विचारों का आपको वर्णन करना है। और कीन्स के उपभोग संबंधी आधारभूत साइकोलॉजिकल नियम की क्या व्याख्या हो सकती है। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके कुछ प्रश्न हैं, प्रोबेबल क्वेश्चन जो आपके मेंस में बन सकते हैं। यहां से मेंस और पीटी दोनों में ही क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। बात आई समझ में। तो ये आपके क्वेश्चन हैं जो प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। राइट। सीमांत और औसत उपभोग प्रवृत्ति किस प्रकार उपभोग फलन को प्रभावित करती हैं। ठीक है, जो मार्जिनल एंड एवरेज प्रोस्पेनिटी है टू कंज्यूम अफेक्ट्स द कंजम्पशन फंक्शन, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। उपभोग फलन सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कुछ तत्वों के नाम बताएं। ये सारे क्वेश्चन आपके मेंस एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, मेंस एग्जाम का सबको आइडिया है। 250 शब्दों में भी कुछ प्रश्न हैं 5, 150 शब्दों में भी 5 प्रश्न हैं, 50 शब्दों में भी 10 प्रश्न है ना आइडिया भाई। कोई ऐसा छात्र छात्रा जिसको आइडिया ही ना हो बिल्कुल ही। यहाँ पर हम पहले उपभोग फलन की या उपभोग की प्रवृत्ति को पढ़ेंगे। जो ये क्वेश्चन नहीं है पहला कि उपभोग फलन की प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, यदि आपने ये समझ लिया तो फिर आपके लिए सवाल लिखना इजी हो जाएगा। कुछ ग्राफ्स मैं यहाँ पर आपको जो है कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगी, टेबल्स के माध्यम से भी दूंगी। बात क्लियर है। उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति एक ही बात है। आय और उपभोग व्यय के बीच में संबंध को दर्शाता है। आय और उपभोग व्यय, आपके पास में जो इनकम है आप उससे क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। आपके पास आप जो अर्निंग कर रहे हैं, आप अपनी लाइवलीहुड को जिस प्रकार से जी रहे हैं, आप कारपेंटर हैं, सिलाई मशीन मास्टर हैं, जो भी आप हैं, आपने कुछ इनकम कमाई। अब आप उससे क्या करोगे, अब आप उसको उपभोग करोगे या उसे जो है मतलब खर्च ही करोगे ना किसी बात के लिए। तो यहाँ पर उपभोग फलन क्या दिखाता है, दो चीजों के मध्य एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है और वो है आपकी इनकम एंड कंजम्पशन। ठीक है, ये आपका उपभोग फलन है। अब यहाँ कीन्स महाशय क्या कहते हैं, कीन्स आय एवं उपभोग के संबंध में दो बातें कहते हैं। वो दो बातें क्या हैं। कीन्स जो हैं इनकम और कंजम्पशन के बारे में दो बातें कहते हैं। वो दो बातें क्या हैं, एक तो ये है कि कुल राष्ट्रीय आय यानी कि टोटल नेशनल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर, इसके बीच एक प्रकार का फलनात्मक संबंध पाया जाता है। ध्यान देंगे इस बात पे। कीन्स कहते हैं कि जो टोटल पूरे देश की जितनी इनकम है, आपको बताया गया है कि इनकम का एक फ्लो चलते रहता है। जो व्यक्ति श्रम करेगा, जो व्यक्ति पूंजी देगा किसी को, उसको ब्याज मिलेगा, श्रम करेगा उसको पारितोषिक मिलेगा, जमीन देगा उसको रेंट मिलेगा, कोई जो है काम शुरू करेगा उसको लाभ मिलेगा। फिर इस चीज को लेकर के वो मार्केट में पहुंचेगा, फिर वो इसके बदले में कुछ वस्तु खरीदेगा या सेवा खरीदेगा। हम कहेंगे वो उपभोग कर रहे हैं।
ठीक है, वो कर रहे हैं। अच्छा, आपको लास्ट 2 डेज की पीडीएफ नहीं अवेलेबल है, मैं करा दूंगी, मुझे बताया नहीं आपने, मैं करा दूंगी क्लास खत्म होने के बाद। मैंने क्या कहा, यहां पर ये उपभोग फलन क्या प्रदर्शित करता है कि आय में परिवर्तन होने पर उपभोग की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। दैट मीन्स अगर आपकी इनकम 1000 रुपए है, आप इसमें से 800 उपभोग करते हैं, खा जाते हैं, सामान, जूता चप्पल, दवा गोली सब में, 200 रुपए आप बचत करते हैं। यहां पर भी एक कॉन्सेप्ट है कि भाई 800 रुपए, एक सिद्धांत है एंगल का नियम, वो क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो, ये एंगल का लॉ समझते होंगे ना आप, एंगल्स लॉ समझते हैं कि नहीं। मैंने कहा यदि कोई व्यक्ति 1000 रुपए अर्न करता है, ये उसकी सैलरी है, ये क्या है, उसकी सैलरी है, तो इसमें से 50% रुपया वो भोजन पर कंज्यूम करता है, दैट मीन्स 500 रुपया। 50% रुपया वो भोजन पर कंज्यूम करता है, दैट मीन्स 500 रुपया। यदि इस व्यक्ति की सैलरी 10,000 हो जाए, यदि इस व्यक्ति का प्रमोशन हो जाए, जॉब स्विच कर दे, तो इसकी सैलरी यदि 10,000 हो जाए, तो इसका जो भोजन पर किया गया उपभोग है, भोजन पर किया गया उपभोग, वो परसेंटेज में कम हो जाएगा, वो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये 10,000 का 50% थोड़ी खर्च करेगा, 5,000 का क्या खाएगा ये। पहले 500 खर्च करता था, अब 10 गुने में क्या सोने की बिस्किट ले आएगा खाने के लिए, नहीं ना। हो सकता है अब ये 1000 रुपए खर्च कर ले, है ना। 500 रुपए खाने वाला आदमी, तो रुपए तो बढ़ गए, बट 10,000 का 1,000 कितना प्रतिशत हुआ बच्चे, 10% हुआ। कितना हुआ प्यारे साथियों, 10% हुआ जी, बताएंगे एक बार कितना हुआ, 10%। तो यानी 50 से 10 हम क्या कहेंगे, 50 से 10%, दैट मीन्स कि परसेंटेज इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। खाने पर किया गया उपभोग वे कम हो गया है। यहाँ पर आप कीन्स को देख रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आपकी आय में परिवर्तन हो तो उपभोग की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, ये पहला है। यहाँ टोटल उपभोग की मात्रा में कह रहे हैं, मान लिया 1000 था, 800 टोटल चीजों पे, जूता चप्पल दवा गोली किताब कॉपी सब पे यूज करते थे। सैलरी 2000 हो गई तो ऑब्वियसली आदमी का ये जो कंजम्पशन है हो सकता है 1500-1600 रुपए हो जाए, फिर भी 400 बचा ले रहा है। तो यानी कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कुल राष्ट्रीय आय और कुल खर्च के बीच एक प्रकार के फलनात्मक रिलेशन को कीन्स दिखा रहे हैं। उपभोग फलन क्या प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है कि यदि आपकी आय बढ़ रही है तो आपका उपभोग कितना परिवर्तित है, आपका उपभोग कितना है। यदि आपकी आय कम हो रही है तो भी चेंज होगा, आदमी एडजस्ट करता है ना उस चीज को। चीनी कम करेगा खाना, चीनी अधिक करेगा खाना, अच्छी ब्रांड की करेगा खाना, तो पैसा उस पर बढ़ जाएगा, है ना। हो सकता है कॉफी पे कन्वर्ट कर जाए, कुछ सब्स्टिट्यूट ले आए उसका। तो यानी कि यहाँ पर आपकी सैलरी के अंदर हो रहे परिवर्तन के आधार पर आपके कंजम्पशन में भी परिवर्तन आ जाता है। अतः वह उपभोग प्रवृत्ति को दर्शाता है, यानी कि आपकी कंजम्पशन का जो टेंडेंसी है उस चेंज को दर्शाता है। जो भाग बचा लिया जाता है वह बचत कहलाता है। 1000 में 800 उपभोग करके 200 बचा ले रहा है, यह बचत क्या कहलाता है, यह आपकी बचत प्रवृत्ति को, यह आपकी सेविंग टेंडेंसी को प्रदर्शित कर रहा होता है। क्या है, यह आपकी सेविंग टेंडेंसी को, हिंस इट शोज द कंजम्पशन टेंडेंसी एंड द पार्ट विच इज सेव्ड शोज द सेविंग टेंडेंसी। इज इट क्लियर और नॉट। कीन्स ने क्या कहा, कीन्स कहता है कि भाई राष्ट्रीय आय और
जो कुल खर्च है उसके बीच में एक फलनात्मक संबंध है, यही कहता है। और कहता है उपभोग फलन ये प्रदर्शित करता है कि आय में परिवर्तन होने पर उपभोग की मात्रा में कितना परिवर्तन है। आप जो उपभोग कर रहे हो उसके बाद जो बचत कर रहे हो उसे बचत प्रवृत्ति और उपभोग प्रवृत्ति आप इस तरीके से जानेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, दूसरा कीन्स का क्या नियम है? पहला तो उपभोग फलन से आ गया, ठीक है बच्चे, पहला तो उपभोग फलन से आ गया, ठीक है। कीन्स ने आय और व्यय के संबंध में बताते हुए आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम का प्रतिपालन किया। अब ये आधारभूत साइकोलॉजिकल लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि व्यक्तियों की प्रवृत्ति आय में वृद्धि के साथ उपभोग में वृद्धि करने की होती है। भाई सिंपल सी बात है, आप एक्स पर्सन हो, आपको 1000 रुपए सैलरी मिल रही है तो आप इसमें 800 रुपए ही खर्च कर पाओगे। आप अगर वाई पर्सन हो, आपकी सैलरी 1 लाख है तो यहाँ पर आपके खर्च भी 80,000 के होंगे। यानी जैसे जैसे, भाई ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जब हम लोग जॉब शुरू करते हैं तो जॉब में 30-20 इतने 1000 रुपए की सैलरी शुरू होती है, तो हम उसमें से अपना पूरा खर्च कर लेने के बाद बचा लिया करते हैं। जब जैसे जैसे व्यक्ति धीरे 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 आगे बढ़ने लगता है तो उसकी सैलरी बढ़ने लगती है, फिर उसे वो उतना रुपया भी क्या होता है, खर्च कम लगने लगता है, पैसा बचता ही नहीं। यानी बड़े बुजुर्गों की सिंपल सी एक कहावत है कि बढ़ा हुआ पैसा अपना रास्ता खुद बना के आता है। ध्यान देंगे इस बात पे, बड़ी गहरी बात है। अपना रास्ता खुद बना लेता है, यही कह रहे हैं कि उनके उपभोग में वृद्धि करने की होती है, परंतु इतनी नहीं जितनी कि उनकी आय में वृद्धि होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो मैंने इक्वेशन लिखी ये हर कंडीशन में सत्य नहीं रहती, क्योंकि अब कोई आदमी जो 800 खर्च कर रहा था तो मैंने इसलिए यहाँ पर एक्स नहीं लिखा, एक्स 80,000 करेगा ही नहीं खर्च बेचारा, उसकी अपनी एक प्रवृत्ति है, वो 800 से 8,000 पे जा सकता है, 10,000 पे, 12,000 पे जा सकता है, इसलिए मैंने वाई पर्सन लिखा। यानी कि वो करेगा खर्च, उपभोग में वृद्धि करेगा, पर इतना नहीं जितना उसकी इनकम में हुआ है। 1000 से 1 लाख इनकम नहीं होगी, और यदि होगी तो 800 से 80,000 खर्चा वो नहीं कर पाएगा। मान लिया पहले वो एक जोड़ी जूता लेता था 1 साल में, अब हो सकता है हर महीने लेने लगे, और हर दिन थोड़ी लेगा। हो सकता है पहले वो जो एक अंगूठी पहनता था या पहनता ही नहीं था सोने की, अब वो 10 की 10 में पहन ले। तो यानी कंजम्पशन में उतनी वृद्धि, स्पेशली फॉर द फूड। यहाँ पर हालांकि कीन्स ने इस विषय में नहीं बताया, बट जो और अर्थशास्त्री है वह इस विषय में भी प्रकाश डालते हैं। ठीक है, ये 2 नियम कीन्स ने बताए हैं। एक तो कहता है कि कुल आय और व्यय के मध्य क्या है, एक प्रकार का आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में परिवर्तन है, और दूसरा बताता है कि परिवर्तन तो है। यहाँ पर आधारभूत मनोवैज्ञानिक यानी हमारी साइकोलॉजी वैसी बन जाती है, जो बेसिक साइकोलॉजी लॉ कहता है वो ये कहता है कीन्स का कि भाई साहब हमारी जो सैलरी है उसमें परिवर्तन होने के पश्चात हमारे कंजम्पशन में भी परिवर्तन होगा। सिंपल सी बात है, सैलरी बढ़ने पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, पर जिस मात्रा में सैलरी बढ़ी उस मात्रा में कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। या एंगल के लॉ के अनुसार आप यहाँ पर परसेंटेज का भी देख सकते हैं कि भाई उस परसेंटेज में नहीं बढ़ेगा, बट हमें साइकोलॉजिकल नियम के अनुसार, हम तो क्योंकि कीन्स पढ़ रहे हैं, तो कीन्स ने आय और व्यय के संबंध में ये बताया कि भाई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारी सैलरी व्यक्ति के मन मस्तिष्क उसकी प्रवृत्ति पर पड़ता जरूर है, पर जिस हिसाब से सैलरी बढ़ी उस हिसाब से उसका मनोवैज्ञानिक जो नियम है वो ये कहता है कि उस हिसाब से उसकी कंजम्पशन अचानक से इतनी नहीं बढ़ जाएगी। कीन्स का यह आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर है। ये जो मैंने पहला प्रश्न दिखाया उसका उत्तर है ये। कह रहा है आय में वृद्धि होने पर उपभोग व्यय भी बढ़ता है, परंतु उपभोग में वृद्धि आय की वृद्धि की तुलना में कम है। जो हमने सेकंड पॉइंट देखा इसका मनोवैज्ञानिक वाला वही तो है ये। कह रहे आय में वृद्धि यानी 1000 से 10,000 आय होने पर 1000 में करता था 800। यहाँ पर वृद्धि आय में वृद्धि की तुलना में यहाँ पर जब उपभोग करेगा तो 5,000 ही तो कितना सेट हो, मतलब
किस स्लैब में चला जाएगा वो अचानक से, कौन सा ग्रुप बना लेगा कि मार एकदम 10 के 10,000 खर्च कर देगा अगले महीने। जो व्यक्ति 800 रुपए खर्च करता था वो व्यक्ति अब अचानक से, मेरे 5,000 भी बहुत ज्यादा लिखती है, ठीक है, वो व्यक्ति 1,600 2,000 ही खर्च कर पाएगा। यानी कि जिस रेशियो में, जिस अनुपात में आय में वृद्धि हो रही है, उस अनुपात में ये वृद्धि यहां पर आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है जी। आय में होने वाली वृद्धि उपभोग व्यय और बचत के बीच किसी अनुपात में बट जाती है। उपभोग व्यय और बचत में ही तो बटेगी ना। आय में होने वाली जो वृद्धि है, मान लिया 10,000 रुपए सैलरी है तो ये 9,000 रुपए बढ़ गए उसके, तो 9,000 में से जो उसने कंज्यूम करा उसके अलावा जो बचा वो तो सेविंग ही बचा। उसका क्या बचा, उसके पास में जो बचत है वो बची। तीसरा क्या है, आय में वृद्धि के साथ उपभोग व्यय और बचत दोनों में वृद्धि होती है। सिंपल सी बात है, जब 1,000 रुपए थे तो 800 कंजम्पशन करता था, 800 उपभोग करता था, 200 रुपया सेव करता था। आज की डेट में उसकी सैलरी है 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए सैलरी में क्या करेगा, मान लिया 5,000 उपभोग कर लिया, बहुत हुआ तो, और इसके बाद 5,000 को क्या करेगा, वो 5,000 को सेव करेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ क्या आ रहा है निकल के कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर और सेविंग में भी वृद्धि होती है। ये बात क्लियर है? तीनों पॉइंट क्लियर हैं आपको? तीनों पॉइंट क्लियर हैं कि नहीं, एक बार बताएंगे सभी साथी हमारे? हाँ जी, एक बार बताएंगे कि ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर है या नहीं। यहाँ पर कीन्स के इस नियम को प्रतिपादित करते समय ये मान लिया, क्या माना, while propounding this law Keynes assumed that, इसने कहा कि उपभोग व्यय को प्रभावित करने वाले जो साइकोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल तत्व हैं, जैसे साइकोलॉजिकल क्या, मान लिया किसी व्यक्ति की सैलरी बढ़ गई तो अब पहले वो बटन वाला फोन परवरता था, पहले वो बटन वाला फोन यूज करता था, वो 1,200 का आ गया था। अब अचानक से मनुष्य की रुचि और आदतें चेंज हो जाएंगी। हो जाती हैं कि नहीं, बताओ, हो जाती हैं कि नहीं? अब कोई व्यक्ति झुग्गी में रह रहा है, वो अपनी उपभोग, अपनी आय, अपने हिसाब से वहां रह रहा था, तो कीन्स के अनुसार हमें तो लग रहा है बदल जाएंगी आदतें, कीन्स के अनुसार नहीं बदलती, कोई चेंज नहीं होता। कीन्स के अनुसार इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन, हैबिट्स ऑफ ह्यूमन, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ इनकम और पॉपुलेशन, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये मान के चल रहा है, ये इसने अपने ही अज्यूम कर रखा है कीन्स ने। हो सकता है उस समय में क्योंकि टेक्नोलॉजी देखी नहीं तो कीन्स को क्या पता कि कैसे हमें आईफोन लुभाता है, कैसे आईपैड लुभाता है। हम सोच रहे हैं, हमें कीन्स को समझना है, हमारे हिसाब से कुछ नहीं होगा सोनी जी। हमें किसको समझना है, हमें कीन्स को समझना है। जैसे जब फिलोसॉफी पढ़ते हो तो मैं क्या समझती हूँ दैट डजंट मैटर, शंकराचार्य क्या समझते हैं दैट मैटर्स। हमें वही सोचना है जो कीन्स सोचवा रहा है हमसे। कीन्स ने कुछ सिद्धांतों को प्रोपाउंड किया, इस लॉ को, और इसने अज्यूम कर लिया कि जब हमारी उपभोग खर्च प्रभावित करने वाले जितने भी इंस्टीट्यूशनल फैक्टर हैं, जितने भी साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होगा। कह रहा देयर इज नो चेंज इन द साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स अफेक्टिंग कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर सच एज ह्यूमन इंटरेस्ट, हैबिट, ह्यूमन डिटेल्स या ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन। ये कह रहा है अर्थव्यवस्था में बहुत सारी सामान्य प्रकृति क्या रहती है, परिस्थिति विद्यमान रहती है, जैसे मुद्रा, मुद्रा का फ्लो, मुद्रा की सप्लाई, कहीं पर युद्ध है, ये सब भी असामान्य परिस्थिति विद्यमान रहती है। ठीक है, हाँ, युद्ध आदि असामान्य परिस्थितियां विद्यमान नहीं रहती। तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। इस प्रकार उपभोग फलन एक तालिका है जो आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग व्यय की मात्राओं को बताती है। अब पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्थाएं होंगी वो क्या होंगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा?
यह लाभ आधारित होती हैं। पहली बात तो यहाँ पर उत्पादन के साधन, उत्पादन के संसाधनों पर किसका अधिकार है? संसाधनों पर पूंजीपति वर्ग का अधिकार है। पूंजीपति वर्ग का अधिकार है उत्पादन के। हाँ, कीन्स का माइंडसेट बना लो, हम कीन्स हैं फिलहाल, हम अपना बुद्धि नहीं लगेंगे। जैसे कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि हम तो ये जान रहे हैं कि भाई पोल्यूशन इस कारण होता है, कॉम्प्रिहेंशन में कोई अलग ही कारण दे रखा है, तो हम अपनी बुद्धि बाहर रख के जानी एग्जाम हॉल के कॉम्प्रिहेंशन का पेपर सॉल्व करते हो, जो उसमें लिखा है उसी हिसाब से हम उसका तर्क लगाएंगे। ठीक है, ठीक वैसे ही जब हम किसी फिलोसोफर, जब हम किसी इकोनॉमिस्ट, क्योंकि ये उनका लॉ है, मेरा नहीं, और वो जिस युग में थे मैं उसमें, आज की बात है 30 की बात हो रही है ये, मान लिया तब इन्होंने केनेसियन सिद्धांत दिया है 1930। उत्पादन के संसाधनों पर पूंजीपति वर्ग का अधिकार होता है। तो यहाँ पर जब पूंजीपति वर्ग अधिकार करे तो कौन चलेगा? बाजार का नियम चलेगा भाई। बाजार का नियम यहाँ पर एकदम एक्टिव होता है, बाजार का नियम। और बाजार का नियम होता है तो कहा जाएगा सरकार को कि तुम अपना वेलफेयर करो, ये धंधा हमें करने दो। सरकार का हस्तक्षेप, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब अस, हमें तुम यहाँ डिस्टर्ब मत करो, इंटरवीन मत करो। सरकार का हस्तक्षेप, हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे ये पूंजीवादी लोग, उंगली नहीं। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये भी विभिन्न स्तरों पर उपभोग व्यय की विभिन्न मात्राओं को बताते हैं। तालिका कहाँ गई हमारी भाई? इन्होंने अलग अलग दे दी। आय है 0, कंजम्पशन है 20, यानी बेरोजगार है ये कोई व्यक्ति बेचारा, ये क्या है? बेरोजगार। पर बेरोजगार है, खाएगा तो है ही कुछ नहीं, खाएगा तो है ही, धरती पे आया है तो रोटी तो खाएगा कम से कम, तो उधार लेता है कहीं से। जो कंज्यूम कर रहा है 20 रुपए, वो कहीं से उधार लेता है, तो बचत क्या है? कुछ भी नहीं, और माइनस में है 20 रुपए, क्योंकि जब कुछ बचत करेगा तो पहले उसका चुकाएगा तब लेगा, तब करेगा बचत। माइनस सेविंग्स क्या है? माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि कहीं से यदि कुछ लाएगा तो पहले ये 20 माइनस में रखेगा, फिर इन्हें इसके चुकाएगा पहले जो कंज्यूम करा। कोई है इनकम है 50 रुपया, 60 खर्चा है, 10 रुपए माइनस में चल रहा है, बचत कुछ नहीं है। कोई है जो 100 का इनकम है, 100 का कंजम्पशन है, 0 बचत है। 150 का कंजम्पशन, 10 रुपए बचत, ये यहाँ से प्लस में है। ठीक है जी। ये तीनों क्या है? लेस देन 1, लेस देन 1, माइनस में है ना। ये क्या है? मोर देन 1। 200 रुपए है, 180 रुपया खर्चा है, 20 रुपए बचा लेंगे। 250 रुपए है, 220 खर्चा है, 30 बचा लेंगे। 300 रुपए खर्च कमा रहा है, 260 खर्चा है, 40 बचा लेंगे। टेबल देख लेंगे एक बार, ठीक है, टेबल देख लेंगे एक बार। इसमें क्या बच्चे समझ में नहीं आए सोनी? थर्ड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्थाएं होंगी उनमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। इतनी चीज समझ में आ गई आपको? अब सरकार उसमें जो है इंटरवीन नहीं कर सकती पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ये चीज तो समझ आती है। जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं सरकार के द्वारा ही चलती है। कोई भी इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, खेत हो, खलिहान हो, सर पे सरकार का आधिपत्य, इनमें नहीं है। तो इस प्रकार जो उपभोग फलन है उसकी तालिका को अगर हम बनाएं तो विभिन्न स्तरों पर कंजम्पशन की मात्रा अलग अलग बताई जाती है। ये वाली टेबल देख लो ना जो अभी मैंने बताई, क्योंकि जो जैसा कमाएगा, बाजार का नियम क्या कहता है कि तुम जिस स्लैब में आते हो तुम उतनी अपनी औकात के हिसाब से सामान खरीदो। यदि तुम सामान नहीं खरीद सकते तो तुम अपने घर बैठो। सरकारी अर्थव्यवस्थाओं में क्या होगा, समाजवादी में क्या होगा कि यदि तुम सामान नहीं खरीद पा रहे, कोई नहीं, मैं तुम्हें दिला देती हूँ। हमारे देश में है ना, हमारे देश में मिश्रित है। अगर कोई व्यक्ति बाजार रेट पे गेहूं नहीं खरीद पा रहा तो उसको सरकार दिला देती है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आय के हिसाब से अलग अलग एक्सपेंडिचर में आते हैं, विभिन्न मात्राओं को बताते हैं, जो हमने इस टेबल में देखी। ये देखी तो इस टेबल में
है ना अलग अलग सबका। यहां पर इसको उदाहरण लेना पड़ता, अगर ये समाजवादी में होता इसको सरकार दे देती। कीन्स तो पूंजीवाद की बात कर रहे हैं ना, इसको सरकार दे देती, माइनस में ना जाता, इसको घर में बैठे बैठे सरकार बांट के जाती, गेहूं चावल सारी चीजें बना भी देती इसके लिए। ठीक है, अब आई समझ में बात। तालिका से स्पष्ट है, प्रारंभ में जब मंदी में आए शून्य है, उसके पास जॉब नहीं है, उसके पास क्या है, रोजगार नहीं है। हमने ये चीज समझी थी, जब रोजगार नहीं है तो रोजगार नहीं होने से आय नहीं है, पर खाएगा तो ना बेचारा। तब व्यक्ति जीवित रहने के लिए या तो अपनी पिछड़ी बचत से लेगा पैसा, उसे कंज्यूम करेगा, या कहीं से उधार लेगा। अर्थव्यवस्था में आय बढ़कर के 50 करोड़ हो गई, हमने वो 50 रुपए जोड़ा है, ठीक है, यहाँ 50 करोड़। तब भी उपभोग व्यय यानी 60 करोड़ है। उसको पूरा करने के लिए ये टेबल देखो, 50 में 60, ये वाली सेकंड, अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी तो 50, हमने तो नेशनल इनकम को 50 रुपए माना, ये 50 करोड़ है, कंजम्पशन है 60 करोड़, तो 10 करोड़ फिर माइनस में चली गई। यही इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, 60 करोड़ इसे पूरा करने में अपर्याप्त है, अर्थात उपभोग व्यय क्या है, आय से अधिक है। उपभोग एक्सपेंडिचर आय से अधिक है। इसके बाद स्थिति बनेगी, यहां क्या हो गया, यहां समान हो जाएगा, आगे तो फिर एक्स्ट्रा हो गया, सरप्लस कहते हैं सिचुएशन को। क्या कहते हैं, सरप्लस। जब आय बड़ी हो व्यय से या उपभोग से तो इसको क्या कहेंगे, सरप्लस कहेंगे, यानी आधिक्य कहेंगे। क्या कहेंगे, आधिक्य कहेंगे। उक्त तालिका से कीन्स के आधारभूत वैज्ञानिक नियम की 3 बातें स्पष्ट हो गई। आय में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि होने पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, परंतु इसमें वृद्धि 40 करोड़ की है। इसमें वृद्धि कितने की है, 40 करोड़ की है, जो आय वृद्धि से क्या है, कम है। ठीक है जी, लास्ट वाला देखें, ये वाला आय वृद्धि बढ़ के मान लिया, यहाँ पे देखो आप, आय वृद्धि से क्या है, यहां पर 40 करोड़ की है, जितनी आय बढ़ी 60 से 50 से आय बढ़ के 300 हो गई। आप देखो कितनी बढ़ी है, 250 करोड़ बढ़ गई ना, 250 करोड़। और ये कितनी बड़ी है, ये कितनी बड़ी है, 40 करोड़ सेविंग। बात आ रही है समझ में कि नहीं, कि भाई हाँ ना बताते चला करो, हाँ ना बताते चला करो। जितनी इनकम ग्रोथ हो रही है उतनी इसमें जो है उपभोग व्यय भी बढ़ रहा है, सारी चीजें बढ़ रही हैं। उपभोग व्यय देखो आप किस हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है, उपभोग व्यय 20 से 260 हो गया, यानी 240 बढ़ गया, और ये 40 बढ़ गई। रेशियो देखो आप, 250, 240 और 40। ठीक है, आय में होने वाली वृद्धि प्रत्येक दशा में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेविंग के बीच किसी निश्चित अनुपात अर्थात 40 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए में बट जाती है। जब 50 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 60 10, इसमें 100 0। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, कंजम्पशन और बचत के अंदर क्या हो रही है, बट जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, वही कहता है नियम। ठीक है, यहाँ पर आय में वृद्धि 50 करोड़ के साथ उपभोग व्यय 40 करोड़ और बचत 10 करोड़ दोनों बढ़ रहे हैं। यानी हमने क्या देखा, हमने देखा जैसे जैसे इनकम में वृद्धि होगी वैसे वैसे उपभोग में वृद्धि होगी और वैसे वैसे बचत में भी वृद्धि होगी। हमने कई बार इस एग्जाम्पल को देख लिया, पीछे मैंने यहाँ पर आपको कई बार बताया। मैंने कहा 1000 रुपये जब आपका कंजम्पशन, 1000 रुपये जब आपकी सैलरी है, 800 कंजम्पशन है, 200 सेविंग है, 10,000 हो गया तो ये भी तो बढ़ रहा है, 5000 कंजम्पशन बढ़ गया, 5000 सेविंग बढ़ गई। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इसके बढ़ने पर ये और ये स्वतः ही बढ़ जाएगा। यही बता रहे हैं कीन्स, यही बता रहे हैं कीन्स महोदय। तो इनको समझो, यहाँ पर है कि जब आय और उपभोग दोनों बढ़ के 100 करोड़ रुपया हो गया, तब इसके पश्चात आय में 50 करोड़ और उपभोग में 40 करोड़ की वृद्धि हुई। यहाँ पर देखो, जब ये
जब यहाँ पर कहाँ गई टेबल, अरे हाँ, जब यहाँ पर 100 करोड़ है, ठीक है, जब यहाँ पर सैलरी जैसे जैसे बढ़ रही है, कंजम्पशन और इधर बचत जो है बढ़ते चली जा रही है, ठीक है, बचत और ये दोनों बढ़ रहा है, ये कह रहे हैं। अब उपभोग फलन की तकनीकी विशेषताएं, सीधे सीधे सवाल पूछ लेगा आपके मेंस में। यहाँ तक बताओ किसको वॉइस स्लो आ रही है भाई? प्रीति चौहान जी, वॉइस में क्या इश्यू आया? हमारी तरफ से तो सब सही है, और किसी बच्चे को वॉइस में कोई? चलो डाइजेस्ट करो पिछली वाली समीकरण को, पिछले वाली टेबल को, टेबल बना के लिख के आना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में आएगा तो। अगर आपका लंबा क्वेश्चन है, 250 शब्दों का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर लिख के आना पड़ेगा 250 शब्दों में टेबल, एग्जाम्पल आपको जो है नियमों के साथ बता के आने पड़ेंगे। जो मैंने पहला सवाल दिखाया था आपको, उस सवाल का पूरा उत्तर आ गया, ठीक है। हम सवालों के साथ अगर जाएंगे तो आपके पास पॉइंट भी होते चले जाएंगे, और किसी दिन हम फ्रेमिंग भी कर लेंगे कि भाई ऐसे लिखा जाता है। आज से पहले किसी ने लिखा है मेंस का आंसर? किसी ने पीसीएस दिया हो या कुछ और एग्जाम दिया हो? जी बताएं, लिखा है कि नहीं? यहाँ पर देखेंगे उपभोग फलन की 2 तकनीकी विशेषताएं। एक तो है उपभोग की औसत प्रवृत्ति और एक है सीमांत प्रवृत्ति। यानी एक को आप एवरेज कहेंगे, एक को मार्जिनल कहेंगे, ठीक है बच्चे। एक को ओरिजिनल कहेंगे, सॉरी एवरेज कहेंगे, और एक को मार्जिनल कहेंगे। अब उपभोग की औसत प्रवृत्ति क्या है? उपभोग की औसत प्रवृत्ति आय के एक दिए हुए स्तर, मतलब मान लिया 1000, कुल उपभोग मान लिया 800, और कुल आय के अनुपात को कुल आय के अनुपात को व्यक्त करती है, ठीक है। अर्थात जो एपीसी होगा, एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, एपीसी क्या होगा? जितने का उपभोग हुआ बटे जो आय थी, ठीक है, जितने का उपभोग हुआ बटे जो आय थी, 8/10 यानी 4/5, ठीक है। ये क्या हो गई? आपकी एवरेज निकल के आ गई। अर्थात द एवरेज प्रोस्पेरिटी कंज्यूम एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन, जो आपने टोटल उपभोग करा, एंड टोटल इनकम एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, दैट इज राइट। एवरेज ये कहलाती है टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। आगे देखेंगे, तालिका से स्पष्ट है कि आय में वृद्धि के साथ एपीसी में कमी हो रही है। कैसे हो रही है? देखो, एपीसी क्या है? एपीसी क्या है? टोटल इनकम, सॉरी टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। अब मान लिया टोटल कंजम्पशन है, यहां इससे जोड़ लेते हैं 140, ठीक है, 140 बटे 150, 14/15, यहाँ पर है 180/200, तो यानी कि 9 और 10, ये है 200, सॉरी ये है, ये हो गया 9/10, ये है 220/250, तो यानी ये कितना हो गया जी? ये तो कट ही नहीं रहा आपस में, 22/25, ये है 260/300, तो यानी ये हो गया आपका 13/15। तो आप देखें कि इसमें बढ़ रहा है कि कम हो रहा है ये। तो आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि भैया जैसे जैसे आपने देखा एपीसी में कमी हो रही है, क्योंकि उपभोग पर किए जाने वाले आय के अनुपात में कमी हो रही है। अगर आप रेशियो देखें तो इसमें क्या भाई, मैंने बताया ना कि जितनी हिसाब से सैलरी बढ़ेगी उतने हिसाब से आपकी कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी। 100 रुपए थे, 100 रुपए आपने कंज्यूम कर लिए, ओके, कुछ नहीं बचा। 150 थे, 140 आप कंज्यूम करे, 200 थे, 180 करे, 190 नहीं कर लिए, 195 नहीं कर लिए, यहाँ पे आपके 0 पैसे बच रहे हैं। यहाँ पे 10 रुपए, यहाँ पे 20 रुपए, यहाँ पे 30 रुपए, यहाँ पे 40 रुपए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, मैथ वैथ ठीक है ना आप लोग की? यहाँ पे अनुपात में कमी हो रही है, और आय का जो भाग हमने कंज्यूम नहीं किया, यानी जो सेविंग है, ठीक है, जो सेविंग है उसे कीन्स कहते हैं बचत की प्रवृत्ति। बचत की औसत प्रवृत्ति यानी एपीएस, एवरेज प्रोस्पेरिटी टू सेव, इसमें कुल आय से, कुल बचत में कुल आय से भाग देकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्मूला लिखा ही नहीं इसे, ये कैसे होगा? एपीएस फॉर्मूला लिख लो, एपीएस कुल बचत में, कुल बचत अपॉन कुल आय, ठीक है। टेबल पे जाओ, टेबल बड़ी काम की है, ध्यान देना है।
पहले इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें हो जाएगा 10/150, 10/150, ये क्या हो गया 1/15, 1/15। दूसरे में क्या हो जाएगा 20/200, तो क्या हो गया 10, 20 ढाई 200, 30/250। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या निकल आया आपका, ये निकल आया एवरेज प्रोस्पेरिटी ऑफ सेविंग, एपीएस। बच्चे समझ में आ रही है कि नहीं बातें, लिख भी रहे हो? बार बार टेबल पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि टेबल से जो है हमें चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, टेबल एक बार लिख ली हमने, एक बार बना ली टेबल, उस टेबल से हमें क्या होगा, चीजें कम हो जाए। इंटर पीसीएम से है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो मैथ्स तो आपका ठीक है, मतलब मुझसे तो बहुत अच्छा है फिर, ठीक है है ना, ठीक है, ओके, वेरी गुड जी, ठीक है भाई। नेक्स्ट, यहां पर है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति यानी कि जो मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम है, वो उपभोग में वृद्धि और आय में वृद्धि के अनुपात को बताएगी। यानी उपभोग में वृद्धि कितनी हुई, अभी देखते हैं, उपभोग में वृद्धि और आय में वृद्धि। अब यहां पर आप देखो, अगर मैं इस टेबल पे जाती हूँ वापस से, तो मैंने देखा कि उपभोग है 140, तो 140 यानी ऊपर से अगर मैं देखूं तो 40 रुपए की वृद्धि हुई है, और यहां देखूं तो 50 रुपए की वृद्धि हुई है। यही हुई है ना, यही हुई है बच्चे। तो यानी कि यहां पर मैं क्या कह सकती हूं कि 40/50, 4/5%। ठीक है, समझ गए? ये एक प्रकार से क्या दिखाती है, मार्जिनल प्रोस्पेरिटी, यानी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति हमें क्या बताती है कि जितना हमने उपभोग में वृद्धि किया, अगर हम अपोन में आय में वृद्धि बताएं तो ये निकल आएगी। उपभोग में वृद्धि अपोन आय में वृद्धि हमारी ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर निकल आएगी। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी आय में चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारी आय में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो उपभोग में होने वाले परिवर्तनों के अनुपात को, समझ रहे हो, आय में परिवर्तन के कारण, क्योंकि हमारी आय बढ़ रही है तो ऑब्वियसली हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, तो हम उन दोनों के अनुपात को, आय में वृद्धि अपोन कंजम्पशन में वृद्धि के अनुपात को हम सीमांत, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले, ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति निम्न में से कौन है, कहेगा कि बचत में बढ़ोतरी प्लस आय में बढ़ोतरी, ऐसे करके आपको यू हैव टू लर्न अबाउट इट। समझ में आ रही है ना बातें? बताएं एक बार, आपके लिए एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, एमसीक्यू में भी बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन, एमसीक्यू में बनते हैं, लिखने में बनते हैं, है ना। तो यहाँ पर दूसरे शब्दों में आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तनों के अनुपात को उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहा जाता है। यानी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, कुल उपभोग व्यय में वृद्धि अपोन कुल आय में वृद्धि। कुल उपभोग व्यय आपका 1000 थी सैलरी, तो यहाँ पर आप 800 कर रहे थे, आपकी 10,000 है सैलरी, तो आप 5,000 कर रहे हो उपभोग, तो भैया आपकी यहाँ पर कितनी सैलरी बढ़ी, कुल उपभोग में वृद्धि कितनी हुई, उपभोग में वृद्धि आपकी हो गई है 4200, यही हुई है ना। उपभोग में वृद्धि कितनी हो गई है, 800 थी, 5000 होगी, 4200, और कुल आय में वृद्धि 1000 थी, 10,000 यानी कि 9,000। यही आएगा बच्चे आंसर, देख लेंगे एक बार, यही आया है। तो यहाँ पे आ गया आपका 21 और यहाँ आ गया 45। ठीक है, ये इस तरीके से आप, तो ऐसे जब आप ध्यान दोगे इन चीजों पे तो ही आपको आ पाएंगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, नहीं तो नहीं आ पाएंगी, राइट। आई बात समझ में? ठीक है बच्चे, आई बात समझ में या नहीं, एक बार बताएं। अच्छा, एक सूचना, आज तो यहीं तक करेंगे, अब थोड़े से लंबे लंबे चैप्टर लेंगे, क्योंकि अब कंफर्टेबल मेरे हिसाब से आप हो गए हो मेरे साथ, और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, अब थोड़े से नहीं, हम लंबे लंबे चैप्टर्स को लेंगे, तो 1.25+ घंटे की लेंगे क्लास को। मेरी तबीयत भी कुछ दिन से ठीक नहीं है ना, तो इसलिए आज की क्लास में सबसे ज़्यादा समझ आया, वेरी नाइस आकांक्षा, वेरी नाइस। इसी तरीके से रिदम बनते चले जाएगा आप लोग का। ठीक है, देखो शुरू में समय लगता है ना, मैं आपको जानती ना आप मुझे समझते,
और सब्जेक्ट बड़ा वैसा है, इसमें क्या कहानी सुनाऊं मैं तो बड़ी वो हूँ मतलब कहानीकार है ना, बट यहाँ इस सब्जेक्ट में स्कोप नहीं है ना इस सब्जेक्ट में स्कोप नहीं है, इससे ज्यादा स्कोप तो इकोनॉमी में है, यानी अर्थव्यवस्था के अंदर है। इकोनॉमिक्स में कीन्स जो कह रहा है वही कह रहा है भाई, मैं क्या कह दूं उसमें, एज अ मोनिका हाउ कैन आई से एनीथिंग, नो नथिंग, राइट, नथिंग। तो यानी कि हमें वही पढ़ना है जो कीन्स कह रहा है, ठीक है। तो हम अपनी, मुझे एक सूचना देनी थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो मैं कल डॉक्टर के यहाँ जाऊंगी, और डॉक्टर, एक्चुअली मैं दिल्ली में रहती हूँ, डॉक्टर नोएडा में है, तो मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगी आपकी। अगर मुझे सैटरडे को इतना ठीक लगा कि मैं ऑफिस से आके क्लास ले लूँ, है ना, तो मैं ले लूंगी आपकी ये वाली क्लास, अदरवाइज मैं बता दूंगी मैं अब क्लास फ्राइडे को लूंगी आपकी, ठीक है। मतलब आज है वेडनेसडे, कल क्लास नहीं ले पाऊंगी केवल, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। हालांकि मुझे पता है आप लोगों के पास में समय कम है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कल मैं कोशिश करूंगी कि मैं 2-3 क्विज दे दूं आपको, उस पर MCQ की कोशिश करूंगी, आज भी दूं 1-2 क्वेश्चन, 2-3, तो आप वहाँ पे सॉल्व करना, पोल लगा दूंगी मैं, तो उसमें आप सॉल्व करना थोड़ा सा, ठीक है बच्चे, तो है ना। तो थोड़ा सा ये है कि फिर से हम PPT के माध्यम से और फॉर्मुलाइज करने की कोशिश करेंगे, टेबल्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, सो दैट मैं पहले इन्फॉर्म कर दे रही हूँ, ताकि आप अपने समय को कहीं और यूटिलाइज कर लें, या जो मैंने शुरुआत में क्वेश्चन दिए हैं आप उन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, और आप क्या करें ना, आप मुझे इन क्वेश्चंस को PDF बना के मेरे पर्सनल उस पर डाल दें, टेलीग्राम पे ही, ठीक है। ऐसा कर सकते हो आप, ये वाला क्वेश्चन जो है आप इनमें से कोई भी, जैसे ये तो बिल्कुल ईजी हो गया है ना, ये तो बिल्कुल ईजी हो गया, उपभोग फलन की प्रवृत्ति या फिर उपभोग फलन की व्याख्या रेखा चित्र के माध्यम से करो, इसमें 1-2 ग्राफ भी मैं दे दूंगी आपको, ठीक है। तो ये आप जो है मुझे लिख के कल इस टाइम में ही, इस समय पीरियड में ही, कम से कम ये वाला क्वेश्चन लिख के विद द फॉर्म ऑफ टेबल एंड ऑल, तो मुझे दे देना। आप टेलीग्राम पे भेज दो, ईमेल अभी नहीं बना है, ठीक है, नहीं बना है, PCS वालों का बना हुआ है, मैं देखती हूँ अगर वो हम आपको दे सके तो, अदरवाइज आप मुझे टेलीग्राम पे दे दो, कोई इशू नहीं है, मैं आपकी कॉपी चेक कर दूंगी वहीं पे, पर आपको PDF बना के देनी पड़ेगी, PDF मैं पेन टैब से चेक कर पाऊंगी फिर, ठीक है। इवन दो हमने ऐसे कोई प्रॉमिस नहीं किया है आपके आंसर चेक करने का, बट द थिंग इज दैट कि अभी ठीक है कम ही स्टूडेंट्स हैं, तो आई कैन चेक वेरी वेल, ओके। कल को कोई दिक्कत आती है तो फिर नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, आई एम नॉट डूइंग प्रॉमिस सच अ काइंड ऑफ, बट ठीक है अभी कर दूंगी, क्योंकि कल मैं क्लास भी नहीं ले रही हूँ, ठीक है जी। तो इसके चलते मैं आपकी कॉपी को चेक कर दूंगी डेफिनेटली, तो आप क्या करें, या तो आज ही या कल, है ना, ये आपके लिए एक ये हो गया कि भाई क्लास नहीं है तो कम से कम हमें एक आंसर लिखने का वो मिल गया, ठीक है। ये वाला आंसर या राष्ट्रीय आय वाला आंसर जो मैंने पहले दिया था, वो आप मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक है। कहाँ पे सेंड कर देंगे, टेलीग्राम पे कर दो, टेलीग्राम चलाते हो तो, और यदि बच्चे नहीं चलाते हो तो फिर देखते हैं व्हाट्सएप पे कर देना, और क्या करोगे, नंबर दे देंगे आपको, ठीक है, ओके। अदरवाइज है ना, या फिर आप, मैं पर्सनल मेल नहीं दे सकती एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है, तो ऑफिशियल मेल अगर मैं देखती हूँ संजन सर वाले पे मंगा लूँ क्या, ऐसे देख लेती हूँ, एक हिस्ट्री वाले जो सर हैं उनका है, ठीक है जी। तो मैं प्रॉपरली, आप देखना कोशिश करना 250 वर्ड्स में अगर लिख सके तो, ताकि जब हम ज़्यादा लिखते हैं तो हम, मतलब अगर कुछ गलतियां भी हैं हमारी, क्योंकि शुरुआत में हम अपने आप को बाउंड नहीं कर सकते लिखते समय, आप 150 शब्दों में लिख दो, 250 में लिख दो, दैट इज अप टू यू, 50 में मत लिखना बस, ठीक है, 50 में मत लिखना, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, कहाँ पे क्या है चीज़ें, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँगी, ओके जी। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद कोऑपरेट करने के लिए, कल क्लास नहीं लूँगी, परसों लूँगी 6 बजे, आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।